नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर माह की तरह इस माह भी आपके लिए लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज़। जी हाँ, आपको पता है कि हम मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 2 पार्ट लेकर आते हैं। एक पार्ट में हम 1 से लेकर 15 तारीख तक के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और पार्ट 2 में हम 16 से लेकर 31 जुलाई तक की यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि पूरे के पूरे 15 दिन के करंट अफेयर को हम यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास जैसा भी समय हो, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप डेली करंट अफेयर देखिए, जिसे मैं 10 मिनट में पूरा करता हूँ। अगर आपके पास कुछ और समय है तो आप वीकली करंट अफेयर देखिए, संडे स्पेशल, उसमें मैं एक हफ्ते के करंट अफेयर को सिर्फ 20 मिनट में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपके पास और भी कम समय है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप 15 दिन के करंट अफेयर को यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट में पूरा करने की कोशिश करिए। बिना करंट अफेयर के आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, ये बात 100% है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर आप पीपीएससी के, यूपीएससी के या अदर कोई भी नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य किस साल तक रखा गया है। तो 2030 तक हम यहाँ पर रेलवे को ग्रीन रेलवे में परिवर्तित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि सोलर सेल, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारतीय रेलवे को क्या ग्रीन रेलवे में परिवर्तित कर सकती हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला विश्व का पहला रेलवे बन गया था वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे। किसका? भारतीय रेलवे का। दुनिया भर में ऐसा अपने तरह का पहली बार किया गया है और यही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पालनपुर के बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच में गाड़ी चली है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों स्टेशनों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपको जो ओएचई की लंबाई है वो भी पता होना चाहिए। 7.57 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई रखी गई है। आप देख सकते हैं कैसा एक ही ट्रेन के ऊपर, एक ही कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर यहाँ पे सामने रख दिया गया। पालनपुर से बोटाद तक की आप दूरी देख सकते हैं। आप रेलवे जोन्स को देख सकते हैं, याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन विनोद कुमार यादव को देख सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, इन्हें ही बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष। दिवाकर गुप्ता की यहाँ पर जगह लेने वाले हैं। हरियाणा कैडर 1980 के आईएएस अधिकारी रहे हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव आयोग से हटने वाले हैं, दूसरे चुनाव आयुक्त बने हैं। आप देख सकते हैं अशोक लवासा महोदय को। इसके पहले सन 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त हो गए थे। तो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर एडीबी। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर सन 1966 को। मुख्यालय पड़ता है इसका फिलीपींस में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुको असा कावा। आप देख सकते हैं 1+2 का सेगमेंट है हमारे चुनाव आयोग में। जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त थे, अशोक लवासा और सुशील चंद्र। इसमें से अशोक लवासा अब इस्तीफा दे चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे से ही संबंधित है। भारत के पहले केबल रेल पुल, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज का निर्माण किस नाम से किया गया है। तो अंजी खाद्य पुल है इस पुल का नाम। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है और ये जम्मू और कश्मीर के कटरा और सियाजी को जोड़ने वाला मार्ग है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंजी खाद्य पुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन काम चल ही रहा है। किस प्रकार का एक मेन पिलर बनेगा, उसी में से क्या बहुत सारे तार बांधे जाएंगे। तो टोटल ऊंचाई है वो लगभग 473 मीटर यहाँ पर होने वाली है। और नदी के तल से जो एक ही खंभा होगा उसकी लंबाई लगभग 331 मीटर, मतलब लगभग 1000 फुट होने वाली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक खंभा बनाया जाएगा 1000 फुट का और वहीं से केबल से इसको बांध दिया जाएगा। बहुत वृहद ब्रिज बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी यहाँ पर बने हैं
निर्विरोध राष्ट्रपति यहाँ पर बन गए हैं सूरीनाम के। आप देख सकते हैं सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पैरामारिबो, यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूरीनामी डॉलर। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं। एक लैटिन अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका के सबसे टॉप फ्लोर में पड़ता है ब्राज़ील के ऊपर। मैप भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसे कोरोश्योर कहते हैं, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो IIT दिल्ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस किट को ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिल गई है। इट मीन्स इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ऑथेंटिक आ रहे हैं। आपको पता है कोरोना के लिए RT-PCR परीक्षण की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और इसी RT-PCR परीक्षण के लिए कोरोश्योर किट का यहाँ पर विकास किया गया है। अति महत्वपूर्ण है IIT दिल्ली के द्वारा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम इसका निर्यात भी बहुत बड़ी मात्रा में करके फॉरेन जो करेंसी है वो भी कमा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, IIT दिग्गज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो प्लेटफॉर्म में कितनी फीसदी हिस्सेदारी 33,000 करोड़ रुपए में खरीद ली है? तो 7.73% की हिस्सेदारी यहाँ पर गूगल ने रिलायंस से खरीदी है। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से, इट मीन्स या मैं ये कहूँ, आप देख सकते हैं एनुअल मीटिंग चल रही थी जिसमें मुकेश अंबानी बोल रहे थे। अभी ही सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ही रिलायंस जियो ने अपने 32% स्टेक को बेचा है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है फेसबुक कितने प्रतिशत के साथ? 9.99% के साथ। और सेकंड नंबर पर प्रमुख हो जाती है गूगल जिसने 7.73% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। अब देखते हैं आखिर में जियो आगे कहाँ कहाँ तक जाता है और कैसे कैसे भारतीय जनता को डिजिटलाइज करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है। यह भारत देश की 12 लाख करोड़ रुपए की पहली कंपनी बन गई है। ये और इसी के साथ ही मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय टॉप 10 में यहाँ पर जगह बना रहा है, इसीलिए प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक बनती है। अगला प्रश्न देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020 का 36वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित किया गया इस साल का आसियान का समिट। आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जा रहा है। उद्देश्य था कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया और महामारी के बाद रिकवर कैसे की जाए, आखिर में हमारी ये इकोनॉमी, और इसमें कैसे भागीदार हों सारे के सारे देश। 10 आसियान देश हैं, आपको मालूम है। आप लोगो देख सकते हैं इस साल का जो वियतनाम में सेशन हुआ है, आप उस लोगों को देख सकते हैं। जो मेन 4 उद्देश्य रखे गए थे आप उन्हें देख सकते हैं। साथ में वियतनाम की जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं और 10 मेंबर राष्ट्रों को देख सकते हैं जो आसियान के सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत दक्षिण एशिया में आता है, ना कि दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए? तो WWE अगर आप देखते होंगे तो जिन्हें द रॉक कहते हैं उन्हीं का नाम है ड्वेन जॉनसन। यही बन गए हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। काइली जेनर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ एक ब्रांडेड पोस्ट यहाँ पर करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए ले लेते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर ये क्या करते हैं, लगाते हैं। और साथ ही साथ एक और इनसे प्रश्न बनता है कि 2019 में हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा राशि पाने वाले ये अभिनेता बने थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, दी रॉक। अगला प्रश्न देखिए, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों को चेचक और खसरे से मुक्त कर दिया गया है? तो मालदीव और श्रीलंका को कर दिया है। प्रश्न आने की संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 2023 में ख़त्म करना था और इन्होंने 2020 में इन दोनों बीमारियों को ख़त्म कर दिया, इसलिए प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धपुरम कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति हैं गोटाबाया पक्षे और प्रधानमंत्री उन्हीं के भाई महिंद्रा राजपक्षे। माले की राजधानी मालदीव की राजधानी है माले। इनके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और मुद्रा यहाँ पर मालदीवियन रुपया उपयोग की जाती है। WHO ने चेचक और खसरे से मुक्त कर दिया है किसको? दक्षिण एशियाई देश माले और श्रीलंका को। अगला प्रश्न देखिए, भारत में NBFC के लिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला ऋण किसे दिया गया है? तो AIIB ने भारत में पहला NBFC का ऋण दिया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। $100 मिलियन दिया था, उसमें से $50 मिलियन की पहली किस्त यहाँ पर जारी कर दी गई है, इसीलिए प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। AIIB की जो हेडक्वार्टर है वो आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच में भारत देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है।
वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के PR रामचंद्र मेनन, इन्हीं के द्वारा इसकी क्या किया गया था भाई, अगुवाई या उद्घाटन किया गया था। लगभग 23 जिलों की 200 बेंचों में 30,000 से भी अधिक मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं इस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। भारत देश की पहली लोक अदालत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उत्तराखंड सरकार ने इस वेस्ट से एनर्जी बनाने की बात रखी है। उनका प्रोजेक्शन है कि लगभग 5 मेगावाट तक बिजली यहाँ पर पैदा की जा सकती है वेस्ट से। जो डंपिंग की समस्या है उससे भी निजात मिल जाएगा, कचरे से भी निजात मिल जाएगा और एनर्जी भी हमें मिल जाएगी। उत्तराखंड से बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। जैसे भारत का पहला कवक पार्क भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं में मनुस्यारी गांव में यहाँ पर स्थापित किया गया था। एक आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया था उत्तराखंड के? तो हल्द्वानी में किया गया था, जहाँ पर 18 एकड़ में ये फैला हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। यहीं पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी जिसका नाम था गैरसैंण, जो चामोली जिले की एक तहसील है, जो एक्चुअल में राजधानी देहरादून उससे 270 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वायुसेना भवन, जिसे वायु भवन के नाम से भी कहा जाता है, यहाँ पर किया गया। इसका लक्ष्य रखा गया था IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, मतलब अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना क्या करेगी, आखिर में उसका नीति क्या है, रीति क्या है, निर्धारण क्या है, इस सब विषयों पर 3 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। अध्यक्षता की गई थी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा। आप देख सकते हैं मीटिंग का कुछ दृश्य। साथ में आपको पता होगा जो 5 राफेल विमान है वो भारत देश में आ चुके हैं। जो सामने के 5 आपको दिख रहे हैं, जो पीछे 2 दिख रहे हैं वो सुखोई MKI हैं, सुखोई 30 हैं, जो कि इनका क्या गार्ड ऑफ ऑनर के लिए साथ में जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे पास 5 राइफल ही सही, लेकिन इससे आप समझने की कोशिश करिएगा फ्रंट लाइन के ये क्या है, जेट विमान हैं, जो कि सामने से किसी भी अटैक की स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इनकी जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं 400 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की रेंज में, इन्हें बिना इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस किए बहुत बड़े बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। विशेषतः चाइना की और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से संबंधित मामलों में काम आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है यहाँ पर भारत। पिछले साल चौथे नंबर पर था, एक स्थान यहाँ पर उसकी रैंकिंग सुधरी है। 4 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यहाँ पर आया। आप देख सकते हैं थर्ड रैंक के साथ भारत देश को। अगला प्रश्न देखते हैं, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो धेमाजी जिला असम में स्थित है पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य। चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि 1924 में गठित पोबा फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था। इसे असम सरकार के द्वारा अभी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो अब पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नहीं, अब पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत देश का सबसे लेटेस्ट मतलब 105वें नंबर का नेशनल पार्क बना है देहांग पटकई नेशनल पार्क। अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान में फिर रिपीट करना हूँ, भारत का सबसे नया, सबसे नवीनतम 105वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना है देहांग पटकई नेशनल पार्क आसाम में, जिसकी जोग्राफिकल लोकेशन आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नडाल मल्होत्रा किस कंपनी की नई अध्यक्ष बन गई हैं? तो HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष बनी है रोशनी नडार मल्होत्रा। इनके जो पिता हैं शिव नडार, उन्होंने ही अपनी गद्दी अपनी बच्ची की तरफ सरका दी है। नोएडा में इसका मुख्यालय है HCL टेक्नोलॉजीज़ का। हालांकि अभी भी शिव नडार चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के साथ अपनी बच्ची को सलाह देते रहेंगे। आप देख सकते हैं अपनी रोशनी नडाल मल्होत्रा के विषय में बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ में आप उनकी फ़ोटो को देख सकते हैं, उनके पिता को भी देख सकते हैं, शिव नडार। इन्हीं से संबंधित है, एक और कंपनी से संबंधित है प्रश्न की, बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? यहाँ पर संजीव बजाज बन गए हैं अध्यक्ष। ये अभी तक वर्तमान उपाध्यक्ष थे और अपने पिता के हटने के कारण, राहुल बजाज के हटने के कारण अब ये बन गए हैं इस कंपनी के अध्यक्ष। तो बजाज फिनसर्व की स्थापना 2007 में की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। संजीव बजाज के बारे में आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं और पिता पुत्र की जोड़ी को आप यहाँ पर
देख सकते हैं। यहीं सर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे उदय कोटक। साथ ही साथ उदय कोटक को 2020 और 21 के लिए CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इसी के CII के उपाध्यक्ष बने थे संजीव बजाज। तो मैंने आपको यहाँ पर HCL बताया, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, बजाज फिनसर्व बताया, मैंने आपको यहाँ पर CII बताया। तीनों से प्रश्न आने की संभावना बन जाती है, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखिए, हंगरी के मोगोरोड हंगेरिया में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली? तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज की तरफ से क्या है अपनी गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने जीत ली हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। यहाँ के हाल फिलहाल में राष्ट्रपति हैं जोनास एडर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा इस साल की जो दूसरी रेस थी स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020, ये भी जीत ली थी लुइस हैमिल्टन ने। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मर्सिडीज़ के ब्रिटिश रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। पोल पोजीशन आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर सी एस शेषाद्री का निधन हो गया है, वे किस लिए विख्यात थे? तो यह स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे विख्यात भारतीय गणितज्ञों में से एक रहे हैं शेषाद्री महोदय। मैथ्स के बच्चे बहुत अच्छे से अवगत होंगे शेषाद्री कांस्टेंट के नाम से, जिसका उपयोग एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में किया जाता है। यह वही शेषाद्री हैं जिन्होंने चेन्नई गणित संस्थान की स्थापना की और निदेशक एमिरेट्स के रूप में जीवन भर यहाँ पर कार्य करते रहे, और इसीलिए इन्हें पद्म भूषण से भी 2009 में सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, शेषाद्री कांस्टेंट से शेषाद्री महोदय क्या थे? महान गणितज्ञ रामानुजन की क्या है भाई, पराकाष्ठा को या रामानुजन की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चैलमस्फोर्ड क्लब नई दिल्ली में किया गया है भारत देश के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। यहाँ पर देखिए कोशिश की जा रही है, आपको ज्ञात होगा कि भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार चाह रही कि इसका उपयोग की जाए, डीजल और पेट्रोल की खपत कम की जाए, क्योंकि हमें 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। इसीलिए भारत देश की कोशिश है ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की, और यहाँ तक कि बड़ी गाड़ियों, बसों को भी, ट्रकों को भी बैटरी से ही चलाने पर सरकार जोर दे रही है। इसीलिए धीरे धीरे अब पूरे के पूरे भारत देश में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत की जा रही है चेलमसोड क्लब नई दिल्ली में, तो भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। ये आप समझ सकते हैं, फास्टैग का जो टैग होता है उससे आपको पता है टोल में आपको गाड़ियाँ रोकनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके पैसे कट जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे तो फास्टैग से ऑटोमेटिक पार्किंग के पैसे कट जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2020 में होने वाला ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप अब होगा 2022 में। किसके द्वारा करवाया जाता है? ICC के द्वारा करवाया जाता है। यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मार्च अप्रैल में 2023 में एक दिवसीय वनडे होना है का वर्ल्ड कप होना है, जिसे भी थोड़ा सा 6 महीने के लिए एक्सटेंड करके अक्टूबर नवंबर 2023 में कर दिया गया है, जो भारत देश में इस साल होने वाला। आप देख सकते हैं ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया 2020 के नाम से, जो अब ऑस्ट्रेलिया 2022 हो जाएगी। अगला प्रश्न भी क्रिकेट से संबंधित है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को अब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सितंबर 2020 में आयोजित होना था, अब इसे जून 2021 में आयोजित किया जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत देश रहा है। 2021 की मेज़बानी पाकिस्तान से छीनकर श्रीलंका को दे दी गई है, और 2022 की मेज़बानी यहाँ पर पाकिस्तान को दे दी गई है। आप देख सकते हैं डिफेंडिंग चैंपियन के साथ में इंडिया और पाकिस्तान। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। आपको याद होगा कि ICC के चेयरमैन पद से जो शशांक मनोहर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन 1 साल के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। आप देख सकते हैं जो CEO हैं ICC के, मनु साहनी, और जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई में, आप इसे भी सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलिट पैनल में एक भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया था, जिसका नाम था नितिन मेनन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पीले रंग की प्रजाति का एक कछुआ कहाँ पर देखा गया है? तो उड़ीसा के बालासोर तट पर देखा गया है। वहाँ के एक किसान थे वासुदेव महापात्रा, उन्होंने देखा। विशेषज्ञों ने कहा कि अल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी होती है, इसी वजह से इस कछुए का रंग यहाँ पर पीला पीला दिख रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कछुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा सौंपा गया है? तो डीआरडीओ ने सौंपा है यहाँ पर भारत नामक ड्रोन। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वदेशी रूप से पूरा तरह से इसे विकसित किया गया है और यह दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक माना जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इसे लैस किया गया है ताकि ये दुश्मनों की पहचान बहुत अच्छे से कर सके, बहुत ठंडे इलाकों में भी काम कर सके, बहुत ख़राब इलाकों में, बहुत ख़राब मौसम में भी इसे काम करने में सक्षम बनाया गया है। यहाँ तक कि सीधा सीधी वीडियो प्रसारण भी यह कर सकेगा। निश्चित तौर पर यह आर्मी में या आर्मी पर्सन्स के लिए बहुत उपयोग होने वाला है, विशेषतः गलवान वैली के इलाके में। अगला प्रश्न देखिए, मानवता के लिए पहले पहले गुल्बेनकाइन प्राइज़ के लिए से किसे चुना गया है? तो मात्र 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, इन्हें दिया जा रहा है विश्व का पहला गुल्बेनकाइन प्राइज़। 1 मिलियन यूरो की यहाँ पर पुरस्कार राशि है। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही लड़ती आ रही हैं। 2000 जब वह 13 साल की थी तभी से उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया था और आज यह ग्लोबल आइकन के रूप में सामने आ चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है कि 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो मानवता के लिए इस साल मोरिसाना कॉयट और मारियाना वर्दिनॉइसिस को दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दोनों की फ़ोटो देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस हमने पिछले माह ही बनाया था 18 जुलाई को। अब नेल्सन मंडेला के बारे में यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? तो मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य हो गया है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 87वां सदस्य। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ, मुद्रा है निकारागुआ कार्डोबा, राष्ट्रपति है डेनियल अर्टोगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है गुरुग्राम, हरियाणा में। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, साथ में अपने निकारागुआ का क्या देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में बिल्कुल कैरेबियन देशों के बीचों बीच यहाँ पर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ बनाए गए हैं वर्ष 2020 से 23 तक की अवधि के लिए यहाँ पर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की संचालन समिति के सलाहकार। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय व्यक्ति शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव ईस्ट, मतलब पूरा का पूरा ईस्ट विश्व का सचिव कौन बनाया गया है? तो यहाँ पर रीवा गांगुली दास, जो अभी तक भारत देश ये उच्चायुक्त रहीं बांग्लादेश में, इन्हें ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं भारत देश की। उनकी जगह पर बांग्लादेश में अगले राजदूत बनाए गए थे विक्रम दुर्रई स्वामी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा अगर हमारी किसी देश से मिलती है तो वो है बांग्लादेश, 4200 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी भारत देश के नए नए राजदूत बनाए गए जिनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। अभी तक ये आसियान में भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 का सफल लॉन्च किस देश के द्वारा कर दिया गया है? तो चीन देश के द्वारा कर दिया गया है। अपने जो सबसे भारी उनके पास रॉकेट है मार्स 5, उसी के द्वारा 5 टन वज्री अंतरिक्ष यान को यहाँ पर प्रक्षेपित कर दिया गया है। आपको याद होगा रशिया के द्वारा मिलकर 2011 में चीन ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वह असफल साबित हो गया था, जिसका नाम था डेस्टिन, है ना। लेकिन अब यहाँ पर फिर से तियानवेन-1 के साथ किसको स्वर्ग से सवाल कर रहा है। इसका अर्थ है क्वेश्चंस टू हेवन। अब देखते हैं क्या होता है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक साथ में चीन लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर तीनों चीज़ें भेज रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, अलग अलग भेजे जाते हैं, या तो लैंडर और रोवर ही भेजे जाते हैं और या तो ऑर्बिटर ही भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर चीन तीनों चीज़ों को एक साथ में भेजने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेगा। आप देख सकते हैं तियानवेन-1 जो प्रोजेक्ट है चाइना का। इसके अलावा आपको याद होगा अरब जगत के द्वारा भी किसी मुस्लिम बहुल देश का पहला मंगल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, जिसका नाम होप रखा गया है और अरबी भाषा में इसे अल अमाल भी कहा जाता है। इसे जापान की मदद से जापान के रॉकेट HIIA के द्वारा छोड़ा गया है, जिसे एमिरेट्स मार्च मिशन के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं उनका मिशन। अब देखना है कि 5वां देश कौन सा बनता है
चीन पहले पहुंचता है कि यूएई का यह होप नामक मिशन यहाँ पर पहुंचता है। डिटेल आप सामने देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में जापान के रॉकेट के द्वारा HIIA के द्वारा इस होप उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च किया गया है मंगल की क्या है ऑर्बिट करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आप इसका लोगो देख सकते हैं। आप यूएई की जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। भारत देश का मंगलयान देख सकते हैं जिसे 2000 के नोट में भी जगह दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह NSS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स जो कि यूएई की एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा इस NSS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यह मतलब दक्षिण कोरिया 10वां देश बन गया है जिसके पास खुद का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ये जो दक्षिण कोरिया का NSS-2 है यह स्पेस एक्स के द्वारा छोड़ा गया है और जो यूएई का जो मिशन है होप उसे जापान के द्वारा छोड़ा गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से प्रश्न बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वालों की सूची में किस स्थान पर आ गया है? तो भारत देश ब्रिटेन में FDI के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये वही ब्रिटेन है जिसने 200 साल तक भारत देश में शासन किया था। अब वहीं पर भारत सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा निवेश करता है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर निवेश यहाँ पर भारत देश ने किया है। बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार का भी सृजन यहाँ पर देखने को मिला है। इसका मैप आप सामने देख सकते हैं। ब्रेग्जिट की डेट याद रखिएगा, मुझे लगता है आपसे पूछी जानी चाहिए। 31 जनवरी 2020 अति महत्वपूर्ण है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था। अगला प्रश्न भी आपको इसी से संबंधित है कि लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019-20 और 18-19 में यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार बन गया। चीन को पछाड़ते हुए यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है? अपने प्रभुत्व स्थापित भारत देश के संबंधों को सुधार रहा है। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो केंजम डी थोंगडोक जो अरुणाचल प्रदेश की एक फिल्म निर्माता है जिनकी अपनी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी ची ल्यूपो, जहाँ पर हनी हंटिंग का जो पुराना तरीका है इकट्ठा करने का उसका जिक्र किया गया। छोटी सी आधे घंटे की 25 मिनट की, देखिएगा काफ़ी खूबसूरत है, मैंने भी देखी। तो इसी के लिए इन्हें दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसके लिए? ली चूपो के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए इन्हें यह क्या दिया गया है? एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही यहाँ पर भूपेश बघेल के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो गोधन से संबंधित यहाँ तक कि जो गोबर है उसे भी सरकार यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर रही थी और वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं अपने आप में एक यूनिक तरह की यहाँ पर योजना है गोधन न्याय योजना, इसीलिए आपसे पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो यहाँ पर सिल्वर से गोल्ड मेडल में यहाँ पर कर दिया, क्योंकि बहरीन की टीम को यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए भारत की जो मेडल टैली है आगे बढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं टीम को, आप देख सकते हैं एशियन गेम्स जकार्ता और पोलैंगबैंग में आयोजित किए गए थे। मेडल टैली में भारत 8वें नंबर पर आया था, कई बार प्रश्न बन चुका है। अगला वाला एशियन गेम होने वाला है 19वां वाला हांगझाऊ 2022 में, और इसके जो शुभंकर है, मैस्कॉट हैं, वो अभी कोरोना के काल में ही चाइना के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनका नाम है 3 ट्रिपलेट्स, जिन्हें कॉन्ग लियन लियन चैन चैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? तो हरियाणा करने वाला है, पंचकुला में होने वाले। आपको पता है दूसरे और तीसरे दोनों गेम्स में यहाँ पर दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और पहले खेलो इंडिया गेम में पहले स्थान पर रहा, इसीलिए इसे चौथा जो गेम है उसका आयोजन करने का मौका मिल रहा है। हरियाणा पंजाब से टूटकर एक राज्य बना था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक के की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है विरल वी आचार्य, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा आपको याद होगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब थी जो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, इनके द्वारा लिखी गई थी। उर्जित पटेल को ही यहाँ पर
क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसके अलावा आपको पता है RBI के जो पूर्व गवर्नर है सी रंगराजन, इन्हें पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड दिया गया था। सी रंगराजन महालनोबिस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होने की याद में हम नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं 29 जून को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। पूरी की पूरी मौद्रिक नीति की यहाँ पर बात की गई है, आप चाहें तो सामने देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI की। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक द इंडिया वेज स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई, तो भारत देश के विदेश मंत्री S जयशंकर, इनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, आप यहाँ सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिज होलीनेस फॉर 14 दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, तो तेंजिंग गेयर ठेतांग के द्वारा लिखी गई, दलाई लामा पर लिखी गई है, जो 1959 से भारत देश में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अगला देखिए, अगली बुक है इफ़ इट ब्लीड्स, ये लिखी है स्टीफन किंग ने, उनकी काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी उनकी किताब में। इसके अलावा सूरज कदे मर्दा नहीं, ये लिखी है बलदेव सिंह सदाकर्णा ने उधम सिंह की याद में, जिन्होंने जलियांवाला बाग के जो हत्यारे थे जनरल डायर, उसकी हत्या कर दी थी 1940 में। और द एंड गेम लिखी थी एस हुसैन जैदी ने, क्रिमिनल राइटर हैं। अगला प्रश्न देखिए, INA के कमांडर का पदभार किसने ग्रहण कर लिया, तो वाइस एडमिरल NA हम्पी होली ने यहाँ पर INA के जो हेड हैं वो बन गए हैं। आपको याद होगा कि सबसे बड़े नौसेना का सौर संयंत्र स्थापित किया गया था भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में 3 मेगावाट का। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित था कि पासेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में की गई, तो नौसेना अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की नौसेना ने साथ में किया था हिंद महासागर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, धन्यवाद।